जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एक बार बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं। तो दोस्त, हम लोग बहुत पीछे हो चुके हैं। हालांकि घर की समस्याएं सबके सामने आती हैं, हमारे सामने भी थी कुछ समस्याएं। इसी लेकर के ना तो कोई वीडियो अपलोड होता था, ना ही कोई पीडीएफ, चूँकि क्लास ही नहीं कर पाता था। खैर, छोड़िए। इसके लिए हम आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। अगर आप मेरे भरोसे हैं तो आप पीछे हो गए, पर यकीन मानिए मैं पूरा कराऊंगा। हर एक चीज़ प्रयास करूंगा कि अगले दिन से दो दो वीडियो यानी कि दो दो प्रैक्टिस सेट एक दिन में आ जाएं और हम लोग वहां तक कवर कर लें जल्द से। ठीक है दोस्त, तो इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानदात्री क्लासेस पे मिल जाती हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिंक, जो टेलीग्राम के लिंक हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चिथरई जो उत्सव है यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो चिथरई उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह उत्सव जो है भगवान सुंदरेश्वर यानी भगवान शिव के लिए और देवी मीनाक्षी को समर्पित होते हैं। यह उत्सव इसमें यानी इन दोनों की पूजा होती है। अच्छा, तमिलनाडु का अन्य नृत्य है थाईपुसम, भगवान मुरुगन को समर्पित है। फ्लोट उत्सव देवी मीनाक्षी यानी पार्वती को समर्पित है। जल्लीकट्टू, इसमें किस जानवर का दौर होता है? तो सांड का दौर होता है। ये पोंगल उत्सव पे मनाया जाता है और पोंगल 4 दिनों का उत्सव होता है। ठीक है। नेक्स्ट है तिरुवारू, जो है तिरुवारू वालवील और बीजा उत्सव, ये भी तमिलनाडु में। महामहम, जो कि 12 वर्षों में एक बार लगते हैं, यानी एक तरह कह सकते हैं कि तमिलनाडु का महाकुंभ, जो कि 12 वर्षों में लगता है, महामहम। थिमिथि, द्रौपदी के सम्मान में मनाया जाता है। पोंगल उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल का अर्थ होता है उबालना और यह 4 दिनों का उत्सव होता है। पहला दिन इसमें भोगी इंद्र को समर्पित है और दूसरा दिन जो है सूर्या यानी सूर्य भगवान को समर्पित है। तीसरा दिन मट्टू यानी बैल को समर्पित है और कानूम चौथा दिन यानी कन्या को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन वीणा के आविष्कारक कौन है? तो मोहन वीणा के जो आविष्कारक हैं वह है मोहन विश्व मोहन भट्ट। कौन है? पंडित विश्व मोहन भट्ट है। इनकी एक एल्बम है अ मीटिंग बाय द रिवर और इन्हें ग्रैमी अवार्ड 1994 में मिला था विश्व मोहन भट्ट को। ठीक है। अच्छा, ए वी आनंद का संबंध मृदंगम से है। जयंती कुमारेश का बीना से है और नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध नाद स्वरम से। संदीप दास तबला से संबंधित है। तोताराम शर्मा पखावत से संबंधित है। अप्पा जलगांवकर हारमोनियम से संबंधित है। दिनेश सुभाषिंदे रावण हत्था से संबंधित है, यह भी एक वाद्य यंत्र है। ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम बीना बजाते थे। तानसेन रबाब और इमरत खान ये सुरबहार बजाते थे। ठीक है। अच्छा, एक और कम हम पहले यानी कि प्रैक्टिस सेट में हो चुका है, ऐसे का नाम बताइए जो कि सुरबहार से संबंधित है। ठीक है, किससे? सुरबहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर प्रसाद को कथक के डैश घराने की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है? तो ईश्वर प्रसाद को किसकी शुरुआत दिया जाता है? तो लखनऊ घराने की शुरुआत ईश्वर प्रसाद के द्वारा हुई। अच्छा, इस घराने के प्रतिपादक कौन है लखनऊ घराने के? तो शंभू महाराज और इसी संबंधित हैं लच्छू महाराज भी। फिरतू महाराज का संबंध रायगढ़ घराने से। सुंदर प्रसाद जयपुर घराने से। बिरजू महाराज जो कि कथक के डांसर यानी कथक से संबंधित है, ये इसका कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट है इसी में, कमलिनी अस्थाना ये बनारस घराने से संबंधित है। नलिनी अस्थाना बनारस घराने। स्नेहा बजाज का संबंध भी बनारस घराने से, तीनों का संबंध। ठीक है। किस संगीत निर्देशक को मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है? तो ए आर रहमान को। किसे? ए आर रहमान को मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है। इन्हें 2 ऑस्कर 2009 में दिया गया और 2 ग्रैमी अवार्ड भी अगले साल 2010 में दिया गया है। आर डी वर्मन जिसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है। कयाज खां जो कि एक तबला वादक हैं और इसे संगीत का सूर्य सन ऑफ म्यूजिक कहा जाता है या आफ्ताब ए मौसीकी भी कहा जाता है कयाज खां को। गुलजार जिसका पूर्ण नाम संपूर्ण सिंह कालरा है, इसे ग्रैमी और ऑस्कर दोनों मिल चुके हैं। उस्ताद बड़े उस गुलाम अली खां जो कि 20वीं सदी के तानसेन कहे जाते हैं, इसका संबंध पटियाला घराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में, भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहाँ जीता था? तो एथलेटिक्स में पहला विश्व चैंपियनशिप 2003 में फ्रांस में जीता था। कौन जीती थी? तो अंजू बॉबी जॉर्ज जो कि लंबी कूद में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। अच्छा, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पहला एथलेटिक्स विश्व कप कब हुआ? 2018 लंदन में हुआ, लेकिन इसे फिर दूसरी बार नहीं हुआ और इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, 2018 में हुआ और बंद कर दिया गया। भारतीय फुटबॉल संघ आईएफए की स्थापना 1893 ईस्वी में। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना 1937 में। राष्ट्रीय जल क्रीडा संस्थान की स्थापना 1990 में। कहाँ पर? गोवा में हुआ है। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेलों का संस्थापक कौन है? तो मेलविन मार्क्स रॉबिन्सन
राष्ट्रमंडल खेलों के संस्थापक हैं। राष्ट्रमंडल खेल होता कब है, तो 2 ओलंपिक के मध्य होता है। 23वां राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड जो कि 2026 में होगा। और पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुआ था, हेमिल्टन हेमिल्टन कनाडा में हुआ था। इसमें टोटल 11 देशों ने भाग लिया था। क्या इसमें भारत भाग लिया था? नहीं। दूसरा जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 1934 में, उसमें भारत भाग लिया था। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। अब कितनी बार? 5 बार हुआ है। और भारत में सिर्फ एक बार इसका आयोजन हुआ, कब? 2010 में। और लेकिन ये भारत में पहली बार, एशिया में ये दूसरी बार थी 2010 में। इसका शुभंकर था शेरा और रैंक इसमें भारत की दूसरा। उद्घाटन की थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की तरफ से पहला मेडल जो जीता था, पहला दूसरा ही राष्ट्रमंडल खेल 1934 में शाहिद अनवर ने कुश्ती में ब्रॉन्ज जीता था। और पहला गोल्ड 1958 में मिल्खा सिंह जीता था। और पहली महिला गोल्ड किसने जीती थी, तो रूपा उन्नी कृष्णा जीती थी शूटिंग में। इसमें शूटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एसएससी हिंदी से भी पूछने लगा है, तो इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कमायनी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का बुक ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, स्कंदगुप्त, लहर, ममता, चंद्रगुप्त और इरावती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तक है कुकुरमुत्ता, परिमल, अ लाइफ मिसप्लेड। भीष्म सहने की पुस्तक है तमस। कृष्णा सोबती की है जिंदगीनामा। मुंशी प्रेमचंद की बहुत इंपॉर्टेंट, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ईदगाह, निर्मला, पूस की रात। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मुंशी प्रेमचंद की बुक भी है इंपॉर्टेंट और एसएससी पूछती भी है। हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, मधुबाला और दो चटाई इनकी पुस्तक हैं। और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 338 का संबंध किससे है, तो आर्टिकल 338 अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। जब ए जुट जाए, यानी कि ये संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। तो कौन से संविधान संशोधन? 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा हुआ है, लेकिन इसे मान्यता 19 फरवरी 2004 में मिला है। ठीक है। इसके अनुसूचित जनजाति का जो हेडक्वार्टर होता है राष्ट्रीय आयोग का, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष अतर सिंह आर्या। कौन है? अतर सिंह आर्या है। अनुसूचित जाति आर्टिकल 338 में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष किशोर जो है मकवाना इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है। 1978 में पैतृक गठन हुआ था, यानी कि दोनों का गठन हुआ था, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति का। इसके अध्यक्ष भोला पासवान थे, लेकिन 2004 में इसको क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब, ये दोनों को 2004 में क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। यही 89वां संविधान संशोधन में। ठीक है। 2004 से, यानी 2003-4 से पहले ये दोनों साथ में थे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई, तो ये संसद के अधिनियम के द्वारा की गई। नीति आयोग है क्या? ये योजना आयोग के स्थान पर आया है नीति आयोग। तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होते हैं। इसके स्थान पे पहले क्या था? तो योजना आयोग था 1950 में, लेकिन जनवरी 2015 में इसे क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष नेहरू जी रहे और पहले उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा रहे थे। नीति आयोग का अध्यक्ष होता कौन है? पीएम। तो पहले अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी अध्यक्ष थे पहले। इनकी कुछ पहल हैं, जैसे ई अमृत पोर्टल पहल, भारत नवाचार सूचकांक, सुशासन इंडेक्स यानी सूचकांक, और मेथेनॉल अर्थव्यवस्था, ये सब किसकी पहल है? नीति आयोग की पहल है। इनका उद्देश्य क्या है नीति आयोग का? तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना इनका उद्देश्य है। और भारत सरकार का थिंक भी नीति आयोग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अधिनियम 1993 के अनुसार इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अधिनियम के अनुसार इसके जो अध्यक्ष होते हैं 1993 के अनुसार, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं इसके अध्यक्ष। अच्छा, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो पैनल द्वारा। पैनल कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। पीएम, लोकसभा स्पीकर, गृह मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, टोटल 6 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष के होते हैं। PHRA एक्ट, मानव अधिकार संरक्षण एक्ट, जो आया था 1993 में आया था, 12 अक्टूबर 1993 में आया था। इसमें मानव अधिकार संरक्षण में पहला संशोधन 2006 में और फिर 2019 में संशोधन हुआ था। इनका आदर्श वाक्य जो है मानव अधिकार संरक्षण का, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका आदर्श वाक्य। इसमें टोटल 13 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष, बाकी अन्य 5+7 होते हैं। ये जो एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पहले अध्यक्ष रहे थे रंगानाथ मिश्रा। ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, मंत्रालय के अंतर्गत, और इसका जन्मदाता ब्रिटेन को कहा जाता है। और लेकिन यूएन द्वारा, यानी कि संयुक्त संघ द्वारा इसे कब मान्यता मिला? 10 दिसंबर 1948 को। इसलिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार का संबंध में कथनों पर विचार करें। तो यह एक क्या है, सूचना का अधिकार यह एक विधिक अधिकार है, ठीक है। अच्छा, ये जो आरटीआई है राय यानी सूचना का अधिकार है, यह 15 जून 2015 को अधिनियमित हुआ था और लागू 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था, ठीक है। इससे पहले सूचना का अधिकार से पहले इस सूचना की स्वतंत्रता होती थी 2002 से 2005 में। 2005 में इसे सूचना का अधिकार कर दिया गया। एक आता है आरटीई राइट टू एजुकेशन, ये आया था 2009 में एक्ट और लागू हुआ 10 अप्रैल 2010 में सूचना का थी शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है भारतीय गौरव यश की अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पृथ्वीराज चौहान के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसे राजपिथौरा भी कहा जाता है। इनका शासन क्षेत्र जो है दिल्ली से अजमेर तक था। इसका ही यानी पृथ्वीराज चौहान के एक फ्रेंड यानी दोस्त थे चंद्रबरदाई, इन पर एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। हेमू जो कि दिल्ली पर अंतिम हिंदू सम्राट रहा था, दिल्ली पर अंतिम हिंदू सम्राट कौन? हेमू रहा था। इन्हीं के समय में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजेता रहा और हेमू उपविजेता रहे, यानी कि ये हार गए थे। किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी दी थी। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देते थे, इसलिए लाख बख्श भी कहा जाता है। पील बख्श भी इसे कहा जाता है। इन्हें हातिम दुत्य भी कहा जाता है और इनकी राजधानी कहाँ पर थी? लाहौर थी। इनका जो डेथ हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक का 1210 में घोड़े से गिरकर, यानी पोलो खेल रहे थे उसी समय घोड़े से गिरकर इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। इसकी मस्जिद, इन्होंने जो मस्जिद बनवाया था कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था अजमेर में। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था बख्तियार काके की याद में। अच्छा, दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश हुए। कितने वंश हुए? 5। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा था। इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक थे, इसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, इसके जो क्या बोलते हैं, इसके जो संस्थापक थे वह गयासुद्दीन तुगलक थे। और सैयद वंश 1414 से 1451 तक, इसके संस्थापक खिजर खां। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, जो कि 1451 से लोधी वंश चला था 1451 से 1520 तक चला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? आरपी त्रिपाठी। किसने माना? आरपी त्रिपाठी ने माना। इल्तुतमिश जो कि बदायूं का गवर्नर था, ठीक है। इन्होंने दो सिक्के जारी किए थे, एक टाका और एक जीतल। टाका चांदी का होता था और जीतल तांबा का होता था। मकबरा शैली का जनक भी इल्तुतमिश को कहा जाता है। सुल्तान गढ़ी का मकबरा इन्होंने बनवाया था, कहाँ पर? नई दिल्ली में। इक्ता प्रथा यानी कि जमीन का टुकड़ा देने का काम, जो भी सैनिक होते थे उसे इक्ता प्रथा यानी कि जमीन का टुकड़ा देता था खेती के लिए, यही होता है इक्ता प्रथा। और इसका जो इल्तुतमिश का वजीर था निजामुद्दीन जुनैदी, इसके वजीर थे। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 तक रहा था। तुर्क चहलगानी इन्होंने शुरू किया था, जिसमें 40 सरदार रहते थे। यही बाद में रजिया सुल्तान की जो एंटी पार्टी बनी, यानी इसके विरोधी बने थे। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान 1336 से 1240 तक रहा था। इसी 40 सरदारों में से एक सरदार ने अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को कैद कर लिया, हालांकि इसकी लव स्टोरी भी रही, बाद में इसे छोड़ा भी गया। किला ए मुबारक में इसको बंद किया, कैद किया गया था रजिया सुल्तान को। किला ए मुबारक तवरहिंद भटिंडा पंजाब में स्थित है। इल्तुतमिश का दरबारी कवि कौन थे? तो मिनहाज उस सिराज थे इल्तुतमिश का दरबारी कवि, ठीक है। मिनहाज उस सिराज थे। इनकी जो बुक आती हैं तबकात ए नासरी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था लाल वस्त्र। क्या पहनना पड़ता था? लाल वस्त्र। गुलाम वंश का अंतिम उत्तराधिकारी कौन थे जो कि इल्तुतमिश का सुल्तान नहीं था? तो वो था नसरुद्दीन मोहम्मद, इल्तुतमिश का सुल्तान नहीं था। ये रहा था गुलाम वंश में 1246 से 1265 तक। ये बलबन के दामाद थे और दिल्ली सल्तनत का औरंगजेब भी इसे कहा जाता है नसरुद्दीन मोहम्मद को। ये इन्होंने अपना जीवन टोपी सीकर जीवन व्यतीत किया था, ठीक है। बहुत साधारण जीवन जीते थे। नेक्स्ट है कौन सा कथन हिंद महासागर के संबंध में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो क्या 3 महासागरों को ये छूता है हिंद महासागर? बिल्कुल सही बात है। क्या यह पृथ्वी की सतह का 20% जल ग्रहण रख सकता है? जी बिल्कुल सही है। क्या यह अटलांटिक महासागर से 20 डिग्री देशांतर तक सीमा बनाता है? तो नहीं, और नहीं ही पूछता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। अच्छा, हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? तो ये है जावा गर्त, जिसे सुंडा गर्त भी कहा जाता है। इसकी गहराई 7187 मीटर है। विश्व की सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त है, चैलेंजर्स गर्त भी कहा जाता है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी गहराई 11,022 मीटर है। अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त
प्यूर्टो है। कौन है? प्यूर्टो है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक है, हिंद महासागर है, दक्षिणी महासागर, और सबसे छोटा कौन सा? आर्कटिक महासागर है। एस आकार का महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर एस आकार का है। महासागर पर कितने प्रतिशत कितने महासागर कितने प्रतिशत हिस्से पर है? तो 71% पूरे विश्व के में है। साउथ में ये 80% फैले हुए और नॉर्थ में 60% फैले हुए हैं महासागर। अग्निवलय राइट टू फायर किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रवाल द्वीप है? तो लक्षद्वीप जो है एक प्रवाल द्वीप है। ये 36 प्रवाल द्वीपों पर बना हुआ है, ठीक है, लक्षद्वीप। और लेकिन 36 पे क्या, 36 पे जीवन नहीं, जो 10 द्वीप हैं उस पे जीवन है, ठीक है। यानी मूंगा चट्टान, ये जो लक्षद्वीप है ये मूंगा चट्टान से बने हुए हैं, मूंगा चट्टान यानी कार्बनिक पदार्थों से बने हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि क्वींसलैंड में ऑस्ट्रेलिया में है। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में स्थित है। अधोलिखित में से कौन सा शीत महासागर धारा नहीं है? तो ठंडी जल धारा कौन सी नहीं है? तो ठंडी ये जल धारा होनी चाहिए, महासागर धारा एक ही बात। तो जो ये अगुलहास है ये गर्म, ये ठंडी जल धारा नहीं है, ये गर्म जल धारा है और ये हिंद महासागर में स्थित है। अन्य गर्म जल धारा की बात करें तो क्यूरोसिबो, सुसीमा और गल्फ स्ट्रीम, जो कि यूरोप का कंबल कहा जाता है, ये सब ये चारों के चारों क्या है? तो ये गर्म जलधारा है। ठंडी गर्म जल, जो ठंडी यानी शीत जलधाराएं हैं वो कौन कौन सी होती है? तो एक फॉर्मूला होता है, ग्रीन बगुले ने लेबर की, यानी ट्रिक है, ग्रीन बगुले ने लेबर की आंख और कान में ठंडा केला और बोल्ट क्यों फेंका? तो ग्रीन से होता है ग्रीनलैंड, बगुले से होता है बेंगुएला, लेबर से होता है लेब्राडोर, आंख से होता है ऑकलैंड, और कौन से होता है कनारी। ये सभी की सभी जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं, ठीक है। केला से होता है कैलिफोर्निया, बोल्ट से होता है हमबोल्ट, और क्यों से होता है क्यूराइल, और फेका से होता है फॉकलैंड। ये सभी के सभी ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं योजना में जो IDRF के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी तो वह संपूर्ण परिवार का अंगीकरण की नीति अपनाई गई थी। IRDP क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये मॉडल किसने तैयार किया था? जॉन मिलर ने तैयार किया था, और ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान चला था, और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 में हुई, ठीक है। LPG मॉडल आया था कब? 1991 में। और है जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आयात प्रतिस्थापन नीति अपनाना इसमें था उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर पर सर्वाधिक, कहता किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी? तो सबसे ज़्यादा विकास दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था, कितना? 7.8% हुआ था। तीव्र गति से वृद्धि के साथ समावेशी विकास इसे कहा जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें 30 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी और 8 IIT की भी स्थापना हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1950 में हुआ था योजना आयोग की स्थापना। इसके पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, और पहले अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू होंगे क्योंकि PM हुई थी। अंतिम उपाध्यक्ष सिमेंटिक सिंह अहलूवालिया रहे थे। ये एक संवैधानिक संस्था है योजना आयोग, ठीक है। इसके स्थान पर आ गया है अब नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। NDC क्या है? तो ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। विरलीकरण क्या होता है? जहाँ विरलीकरण होता है जहाँ हवा का दबाव क्या होता है? तो जहाँ हवा का दबाव कम होता है वहीं विरलीकरण होता है, और जहाँ हवा का दबाव ज़्यादा होता है वहाँ सघनता होती है। जहाँ वायुदाब उच्च हो जाए उसको कहते क्या है? तो उसको कहते हैं संपीड़न। जहाँ निम्न हो जाए उसे विरलीकरण, और जहाँ उच्च हो जाए उसे संपीड़न कहते हैं, यानी कंप्रेशन किया जाता है। अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है? संपीड़न और विरलन दोनों होते हैं। नेक्स्ट है, तीनों तत्वों का कौन सा समुच्चय डॉबरेनर त्रिक नहीं बनाता नहीं? डॉबरेनर त्रिक क्या कहता था कि जो जैसे 3 परमाणु हैं, कोई 1 2 3 तत्व हैं, जो पहला तत्व के परमाणु द्रव्यमान है और दूसरे अंतिम तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान है, दोनों का औसत बीच वाले परमाणु द्रव्यमान का औसत के बराबर होनी चाहिए। यही डॉबरेनर का त्रिक नियम कहता था। तो ऑप्शन 1 में जैसे है, ऑप्शन 1 में है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम परमाणु संख्या 6, पोटेशियम परमाणु संख्या 40। अगर इसका हम औसत निकालें तो ये परमाणु संख्या नहीं मतलब परमाणु द्रव्यमान है, औसत निकालें तो 23 आता है, और जो कि बीच वाले के बराबर होते हैं। उसी प्रकार बी भी ऑप्शन सही है, सी भी सही है, लेकिन डी क्या है? डी में अगर दोनों के परमाणु द्रव्यमान का औसत निकाला जाए तो निकलता है 56.5, लेकिन यहाँ इसका परमाणु द्रव्यमान होता है कितना?
58 होता है, इसलिए ये बनाता नहीं है। लेकिन ये कहता है कौन नहीं बनाता है, तो यही ऑप्शन नंबर डी नहीं बनाता, ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी वोमिटिंग जो होते हैं वो अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। ये जो अग्र मस्तिष्क होता है वही इसको कंट्रोल करता है। इस अग्र मस्तिष्क को ही सोचने वाला भाग कहा जाता है। सांस लेने, जो हम सांस लेते हैं उसका नियंत्रण कौन करता है, मेडुला करता है। कौन करता है, मेडुला करता है। अग्र मस्तिष्क के जो एक भाग होते हैं परम मस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, तो डेंड्राइट्स में। कहाँ पर, डेंड्राइट्स में। इसे तंत्रिका, न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसने शुरू किया था, तो LIC ने शुरू किया था। ठीक है, इसका LIC का स्थापना 1956 में हुई थी। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 में बैंकॉक घोषणा से हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ढाका में। इसमें टोटल बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं। जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस हुआ, ये कहाँ पर हुआ, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक चला था। इसके चीफ गेस्ट रहे थे कार्ला कंगालू, जो कि त्रिनाद के राष्ट्रपति थे। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ था, लखनऊ में। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नवंबर 2024 में हुआ, न्यू दिल्ली में। ठीक है, हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है, ये ओपेक प्लस लिखा हुआ है। ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है, ब्राज़ील शामिल हुआ है। ओपेक प्लस में 12 सदस्यीय देश हैं और 10 गैर सदस्य देश भी हैं। ओपेक की स्थापना 1960 में हुआ था, वियना, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, संस्थापक देश इसमें 5 थे, ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला इसके संस्थापक देश थे। ये सभी के सभी तेल निर्यातक देश हैं। दुनिया का 80% तेल ही निर्यात करते हैं। ओपेक से ओपेक प्लस कब बना था, तो 2016 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP यानी COP13 का आयोजन कहाँ होगा, तो COP13 का आयोजन ब्राज़ील के बेलेम शहर में होगा। COP29 कहाँ हुआ, बाकू अजरबैजान में हुआ। ठीक है, अब HW, ये तो सर की तरफ से HW था COP13 का। अब मेरी तरफ से HW ये है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी न्यून में से कौन सा है। ऑप्शन 1 है नारकोंडम, बी है बैरनद्वीप, सी है किलायू, सी और डी है कोटोपैक्सी। ये जवाब देना इम्पोर्टेंट है, यानी नेसेसरी है। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं शाम को क्विज में भी। आज शाम क्विज भी होगा। ठीक है दोस्त, जय हिंद।